वेल, ये एक ट्रू स्टोरी है। ये जॉन विक की कहानी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक एक रॉबर की है, जिसके पीछे इटालियन माफियाज की पूरी गैंग पड़ गई थी। क्योंकि उसने कभी भी कोई गैंग नहीं लूटा, बल्कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इटालियन माफियाज के कई क्लब्स को लूटा था। एक बार नहीं बल्कि कई बार। अब क्योंकि सिर्फ वही दोनों रॉबरीज को अंजाम दिया करते थे, इन्हें पकड़ पाना नामुमकिन था, क्योंकि ये कभी भी कोई सुराग नहीं छोड़ते। ये सिर्फ गैंगस्टर्स को लूटा करते थे, इसलिए पब्लिक में इनकी पहचान एक हीरो की बन गई थी और इन्हें नाम मिला गैंगस्टर्स सिनेमीज। अनफॉर्चुनेटली इटालियन माफियाज की पब्लिक में इज्जत और डर खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी उनके क्लब्स को लूट लिया करते थे और इसलिए शुरू होती है एक भयानक जंग। सो ये कहानी शुरू होती है साल 1989 में अमेरिका के शिकागो शहर से। दिन था वैलेंटाइन का। रोजर और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया, जो कि नशे में हैं और अपनी कार से कहीं जा रहे थे, कि अचानक उन्होंने एक फ्लावर शॉप के बाहर अपनी कार रोक दी। पता चला कि वो उस शॉप को लूटने वाले थे। तब रोजर एक टॉय गन लेकर अंदर गया और मारिया बाहर कार में रुककर उसका वेट कर रही थी। अंदर कुछ बूढ़ी लेडीज थी जो उस शॉप को संभालती थी। तब वो सभी रोजर के डर के मारे उन्होंने काउंटर से सारे पैसे निकालकर उसे दे दिए। अब पैसे लेने के बाद जब वो बाहर आया तो उस पर धुआंधार गोलियां चलने लगी। हमने देखा कि उस शॉप की ओनर बहुत ही सख्ती से उसके ऊपर अपनी गन से फायर कर रही थी, लेकिन रोजर किसी तरह बचते हुए बाहर आया और कार में बैठकर वहां से भाग निकला। पर उन्हें क्या पता था कि उस शॉप के सामने एक सीसीटीवी कैमरा है, जिसकी वजह से उनकी कार का नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो गया था, जिसके लिए रोजर को कोर्ट में आर्म्स रॉबरी के तहत 20 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। मारियो को सिर्फ 5 महीने की सजा हुई और $500 का जुर्माना हुआ और दोनों को अलग अलग जेल में भेजा गया, जिससे वो दोनों अलग हो गए। अब 5 महीनों के बाद मारिया जेल से रिहा हो गई, जबकि रोजर अभी भी जेल में ही बंद था। मारिया अब नशे और क्राइम का रास्ता छोड़ देने का फैसला करती है और अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए उसने कॉल सेंटर में मनी कलेक्शन एजेंट का काम करना शुरू कर दिया। साथ ही समय ऐसे ही बीतता रहा। अब रोजर भी अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकला। तब उसने देखा कि मारिया उसे लेने वहां आई थी, जिसके बाद दोनों सीधे मारिया के फ्लैट पर गए, जहां उसने सबसे पहले मारिया से संबंध बनाए, क्योंकि उसे 20 महीनों से इसकी तलब थी। अब मजा करने के बाद दोनों बातें करते हैं। तब मारिया ने रोजर को भी अपनी तरह कॉल सेंटर में जॉब करने को कहा, क्योंकि उसका बॉस बहुत ही अच्छा है और उसे काम पर रख सकता है। फिर अगले दिन रोजर मारिया के बॉस से मिलता है। उसका बॉस क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बाद भी लोगों को जॉब दे दिया करता था, इसलिए उसने रोजर को भी जॉब पर रख लिया। अब वो भी मारिया की तरह उस कॉल सेंटर में मन लगाकर काम करने लगा। दोनों बहुत खुश थे। अब दोनों साथ में शिकागो के पॉश एरिया में रेंट पर एक फ्लैट लिया, फिर सारे फर्नीचर खरीदे और उसे असेंबल करने लगे। साथ ही दोनों धीरे धीरे अपने पास्ट में किए हुए क्राइम्स और जेल की सजा को भूलने लगे। अब एक दिन वे अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए बाहर आए कि तभी उन्हें बाहर इटालियन माफिया के कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे। उस वक्त इटालियन माफियाओं की शिकागो में बहुत दहशत थी, इसलिए मारिया ने रोजर से अपना रास्ता बदलने को कहा, जिस पर रोजर ने कहा कि वो इन इटालियन माफियाओं से नहीं डरता, क्योंकि वो इन सबसे बहुत नफरत करता है। वो इसलिए कि जब रोजर 12 साल का था तब उसके फादर ने अपनी फ्लावर शॉप खोलने के लिए इनसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन टाइम पर पैसे नहीं दे पाने के कारण इन माफियाओं ने बचपन में ही उसके सामने उसके पिता को बहुत मारा था, जिससे उनकी मौत हो गई। तब से उसे इन लोगों से बहुत नफरत है। अब घर आने के बाद रोजर टीवी पर इटली के सबसे बड़े क्राइम माफिया फैमिली के नए बॉस जॉन गोटी को देखता है, जिसे अभी रिसेंटली FBI ने इटली के ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अरेस्ट किया था। फिर उसे इटली से अमेरिका ले गए, क्योंकि उसकी गैंग अमेरिका में भी ऑपरेट करती थी। साथ ही उसे कोर्ट हियरिंग में सारे देश की मीडिया की अटेंशन मिल रही थी। तब रोजर ने मारिया से कहा कि ये सारे इटालियन गैंगस्टर चोर हैं, जिन्होंने गरीब, लाचार और मजबूर लोगों से पैसे लूटकर अपना एम्पायर खड़ा किया है। फिर एक दिन रोजर उस फ्लावर शॉप पर गया, जिसे उसके पिता ने ओपन किया था उन इटालियन गैंगस्टर से पैसे लेकर। अब उसके पिता की डेथ के बाद उस शॉप को उसकी मदर और छोटा भाई चलाते हैं। फिर रोजर अपने भाई से बात करने लगा, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। उसका छोटा भाई
रोजर से मिलकर बहुत खुश था। उनकी बातों से हमें पता चला कि वो उसे बहुत मिस करते हैं। वो बस किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे कि तभी रोजर की माँ वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि रोजर एक क्रिमिनल था। वह हमेशा ही किसी लड़ाई या किसी क्राइम में इन्वॉल्व होकर जेल आता जाता रहता था। साथ ही उसके फादर ने मरने से पहले बेहद मुश्किलों से लड़कर लोगों से उधार ले लेकर इस फ्लावर शॉप को बनाया था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रोजर अपने छोटे भाई को भी बिगाड़ दे, जिसकी वजह से उन्हें इस शॉप को बंद करना पड़े। तब भारी मन से रोजर वहाँ से चला गया। हालांकि इस बात से उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो भी रोजर से बेहद प्यार करती थी। पर वह रोजर से नाराज थी, क्योंकि रोजर ने अपनी माँ के अगेंस्ट जाकर क्राइम्स किए और जेल गया, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत तकलीफ हुई। इधर मारिया और रोजर उस कॉल सेंटर में बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वहाँ अपना पूरा दिन काम करने के बाद भी ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे थे, जिससे मारिया बहुत दुखी थी। एक दिन ऑफिस के वॉशरूम में रोजर ने न्यूज़पेपर में जॉन गोटी के कोर्ट ट्रायल के बारे में देखा, जहां उसे पता चला कि ट्रायल और कोर्ट रूम में हो रहे सुनवाई को देखने के लिए मीडिया और पब्लिक दोनों को ही वहां आने की परमिशन थी, जिसे कोई भी अटेंड कर सकता था। इसलिए रोजर ने ऑफिस से हाफ डे लेकर जॉन गोटी की सुनवाई को देखने कोर्ट गया, जहां जॉन गोटी के खिलाफ मिल्टिनो नाम के एक गैंगस्टर ने कोर्ट को बताया कि कैसे जॉन के ऑर्डर्स पर वह मर्डर जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। मिल्टिनो ने खुले तौर पर यह भी एक्सेप्ट किया कि उसे और उसके सारे गैंग मेंबर्स को पता था कि FBI और पुलिस हर वक्त उनके कॉल को सर्विलांस के थ्रू सुना करते हैं, जिसके जरिए उन पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते उनके गैंग ने अपने किसी भी बार और क्लब में कभी भी हथियार नहीं रखे। साथ ही अपने पास से भी गन्स रखना बंद कर दिया, ताकि पुलिस और FBI वाले उनके किसी भी आदमी को हथियार के साथ कभी अरेस्ट ना कर पाए। मिल्टिनो अपने क्लब का जिक्र करता है और उसका एड्रेस भी मेंशन करता है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन रोजर ने उस क्लब के एड्रेस को अपनी डायरी में नोट कर लिया और वह क्लब रोजर और मारिया के अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। अब कोर्ट की मदद करने के लिए मिल्टिनो को सरकारी गवाह घोषित कर दिया गया, ताकि बाद में सजा मिलते वक्त उसकी सजा कम हो सके। बाद में रोजर उस क्लब के एड्रेस को वेरीफाई करने के बहाने से उस क्लब के अंदर गया। वहाँ कुछ इटालियन गैंगस्टर मौजूद थे जो पोकर खेल रहे थे। रोजर को देखकर वो उसे भगाने लगे, लेकिन रोजर ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे लगा कि ये एक केक शॉप है। साथ ही उसने नोटिस करा कि उस क्लब में कोई भी गैंगस्टर गन नहीं रखता और क्लब के अंदर लगभग सारे गैंगस्टर्स गोल्ड ही पहनते हैं और पोकर खेलने के लिए काफ़ी कैश का यूज करते हैं। ये आपस में ही खेलते हैं कि तभी रोजर्स को उन्हें देखकर अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब इटालियन माफियाओं ने उसके पिता से अपने कर्ज के पैसों की वसूली करने आया करते थे, और कई बार पैसे ना दे पाने के चलते वे लोग उसके पिता को पब्लिकली बहुत मारते थे। इसलिए रोजर्स उसके बचपन में हुई अपने पिता को जिल्लत का बदला लेने का फैसला करता है। फिर वो घर पर आता है। मारिया उसके यूं गायब हो जाने के चलते टेंशन में थी, इसलिए वो रोजर से उसके गायब होने का कारण पूछती है। तब रोजर ने उसे ए से लेकर जेड तक पूरी बातें बताई। फिर उसने मारिया को एक मशीन गन दिखाकर कहा कि वो उन गैंगस्टर के क्लब हाउस को लूटने वाला है, जिसके लिए उसने पूरी प्लानिंग कर ली है और इस काम में कोई भी खतरा नहीं है। बहुत आसानी से और बिना रिस्क लेते हुए वे इस काम को पूरा कर सकते हैं। जिसे सुनकर मारिया बहुत शौक थी। वह मना करती है, साथ ही उसे ये काम नहीं करने को कहती है क्योंकि वह फिर से जेल नहीं जाना चाहती। जिस पर रोजर ने कहा कि वो गैंगस्टर को लूटने वाले हैं और वो पुलिस में इस बात की कंप्लेन भी नहीं कर सकते। पर फिर भी मारिया को इटालियन माफियाओं से चोरी करना बेहद रिस्की लगता है और किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। लेकिन अंत में रोजर्स किसी तरह उसे कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है। फिर मारिया ने उसे मशीन गन लोड करना और चलाना सिखाया। अब अगले दिन दोनों रॉबरी को अंजाम देने के लिए क्लब के बाहर आते हैं। मारिया भी बहुत डर रही थी, पर रोजर्स ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि डरो मत, ये बहुत ईजी है। मैं तुरंत गया और यूं वापस आया। फिर वो मशीन गन लेकर उस क्लब के अंदर गया और इधर मारिया ने कार स्टार्ट ही रखकर उसके वापस आने का वेट करने लगी। रोजर्स ने एक हुडी की मदद से सर ढककर और सनग्लासेस लगाकर क्लब के अंदर गया और अपनी मशीन गन दिखाकर सभी माफियाओं को डराने लगा और धमकी दी। साथ ही उसने उनकी गोल्ड की रिंग, चैन, घड़ी और सारा कैश मांगने लगा। लेकिन वे लोग उससे नहीं डरते बल्कि हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़का उनके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस शहर में ऐसा कोई नहीं है जो इटालियन गैंग से पंगा ले। अब रोजर्स को मजाक में लेने के चलते वो गुस्सा हो गया और हवा में अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। अब असली मशीन गन देख वो गैंगस्टर अब उसे सीरियसली लेने लगे और तब सारे लोग अपनी गोल्ड रिंग्स,
वॉचेस और कैश उसे दे देते हैं। लेकिन उनमें से एक ने रोजर्स को वार्न किया कि वो उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे और ख़त्म कर देंगे, जिससे गुस्सा होकर वो फिर से फायरिंग करता है और उस आदमी से उसके जूते भी ले लेता है और सबको ज़मीन पर लेटने को कहकर जल्दी से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। बाद में घर आकर दोनों ने चेकिंग करी कि उन्होंने क्या लूटा, जिसमें उन्हें काफ़ी सारा कैश और गोल्ड की ज्वेलरीज मिली, जिसे देखने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जॉब से उनके पास खर्चों के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे। दूसरी तरफ इस बात से इटालियन माफियाओं का गैंग लीडर निकोल अपने आदमियों से बहुत नाराज था। इसलिए उसने पूछा कि कौन था वो रॉबर जिसकी इतनी हिम्मत हो गई जो इटालियंस के क्लब को लूटे, पर उसके लोगों को उस रॉबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तब निकोल अपने बॉस और इटालियन क्राइम फैमिली के सेकेंड बिग लीडर पीटर से मिलने गया और उसे उनके क्लब में हुई इस चोरी के बारे में जानकारी दी। हमें पता चला कि सभी इटालियन क्राइम फैमिलीज की तरह ही पीटर के घर में भी FBI ने चुपके से माइक लगाए होते हैं, लेकिन पीटर को ये चीज पता थी, इसलिए दोनों कोड वर्ड में बात करते हैं। तब उसने निकोल को उस रॉबर को ढूंढने कहा, लेकिन निकोल उसे मारना चाहता था, लेकिन पीटर ने ऐसा नहीं करने को कहा क्योंकि जॉन गोटी के ट्रायल की वजह से उनकी गैंग्स पे FBI की नजर है, इसलिए हम फिलहाल कोई मर्डर केस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगले सीन में रोजर्स और मारिया उन लूटे हुए ज्वेलरी को बेचने एक शॉप पर गए, पर रिंग्स, गोल्ड की चेन्स और वॉचेस देखकर शॉपकीपर समझ गया कि ये चोरी का माल है, इसलिए उसने इन चीज़ों को खरीदने से मना कर दिया, जिस पर रॉजर ने उसे खूब गालियाँ दी और वापस आने लगा। रॉजर बहुत ही गुस्सा था, इसलिए उसने गन निकाला और मारिया को एक दूसरे इटालियन क्लब के बाहर कार रोकने को कहा। फिर रॉजर्स ने कैप और सनग्लासेस पहने और क्लब के अंदर गया, जहाँ सारे गैंगस्टर बेसबॉल का एक मैच देख रहे थे, इसलिए वो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे सभी लोग डर गए और उसे अपनी सारी चीज़ें दे दी और पैसे भी। इस क्लब के ऊपर FBI की टीम नज़र रख रही थी और उन्होंने उस क्लब के अंदर साउंड रिकॉर्डर माइक भी सेट करा था। तब रॉजर की चलाई हुई गोलियों की आवाज़ से FBI वाले शॉक थे कि किसने ये हिम्मत करी जो इटालियन क्लब्स को टारगेट कर रहा है। वो इतने गुस्से में था कि उसने उन लोगों के कपड़े भी छीन लिए ताकि वो उसका पीछा ना कर सके। बाहर अपनी गाड़ी में बैठे FBI के ऑफिसर्स को ये यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। जब रोजर्स बाहर आकर मारिया के पास जाता है कि तभी उसके पीछे वो गैंगस्टर्स भी बाहर आते हैं जो चड्ढी और बनियान में थे। मौका देखते ही एजेंट फ्रैंक ने उन सब की तस्वीरें भी क्लिक कर ली, क्योंकि आज तक किसी ने भी इन माफियाओं को ऐसे इंसल्ट नहीं करा होता। साथ ही उसने रोजर्स की भी पिक्चर क्लिक कर ली। घर जाने के बाद दोनों ने लूटा हुआ कैश इकट्ठा किया, जो इस बार पहले से बहुत ज़्यादा था। वह बहुत खुश थे और उन्हें इस काम में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी दोनों अपनी जॉब्स को कंटिन्यू रखते हैं ताकि किसी को भी उन पर डाउट ना हो। एजेंट फ्रैंक ने जेरी नाम के एक क्राइम रिपोर्टर को इन रॉबरीज की इन्फॉर्मेशन दी और मौके पर चौका मारते हुए जेरी ने इन इटालियन गैंगस्टर की वो अंडरवियर वाली फोटो अगले दिन अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी, जिसमें एक अननोन कपल का जिक्र था जो इटालियन माफियाओं के सारे क्लब्स को निशाना बनाकर लूट रहे थे। अगले सीन में रोजर्स फिर से जॉन गोटी के ट्रायल को देखने कोर्ट गया, जहां उसे एक और क्लब का नाम पता चला और तब वो रात में उस क्लब को लूटने पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि वहां सिर्फ 3 बूढ़े गैंगस्टर ही थे जो पोकर खेल रहे थे। तब कुछ सोचकर वो उन तीनों को लूटने का मन बना लेता है। रोजर्स को देख वो तीनों उससे कोई बहस नहीं करते और उसे सब कुछ खुशी खुशी दे देते हैं। उसने उनके वॉलेट भी छीन लिए। तब उसमें से एक ने उससे अपना वॉलेट वापस मांगा। उसका नाम जोई डी था। उसने कहा कि यह वॉलेट उसके बेबी की आखिरी निशानी है। तब रोजर्स ने उसकी बात मानी और अपने बैग में से वॉलेट को ढूंढने लगा, लेकिन जो वॉलेट मिला वो उसका नहीं था। अब देर भी हो रही थी, इसलिए रोजर्स ने मना कर दिया, जिस पर जोई बिना डरे उसे पंचेज मारने लगा, लेकिन वो क्लब के बाहर भाग गया। तब मारिया जल्दी से वहाँ आकर उसे कार में बैठाती है और निकल जाती है। घर आने के बाद दोनों डिप्रेस थे, क्योंकि इस बार सिर्फ $200 उनके हाथ लगे। तब मारिया देखती है कि जोई डी नाम के उस बूढ़े आदमी के वॉलेट में एक लिस्ट थी और इस लिस्ट में इटालियन क्राइम फैमिली की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, गैंगस्टर, माफियाओं के नाम, एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स शामिल थे, जिसमें टॉप में पीटर से लेकर नीचे तक के माफियाओं का जिक्र था। साथ ही इस लिस्ट की मदद से FBI वाले पूरी इटालियन फैमिली के ऊपर केस कर सकते थे। ऐसे प्रूफ की ज़रूरत थी उन्हें, क्योंकि इस लिस्ट के स्ट्रक्चर से यह प्रूव होता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली का फ्लो चार्ट है। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में रॉबरीज की ये न्यूज़ प्रिंट होती है। तब सारे शिकागो और अमेरिका के लोग न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़कर इटालियन माफियाओं के ऊपर हंसने लगे, क्योंकि एक कपल उन्हें मल्टीपल टाइम्स
बार बार जलील करके लूटा करते हैं। इस न्यूज को पढ़ रॉजर और मारिया भी बहुत शॉक थे, क्योंकि सिर्फ आर्टिकल में उनका नाम और फोटो नहीं था और इन रॉबरीज के बारे में पूरे अमेरिका को पता चल चुका था। निकोल भी न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल पढ़कर अपने आदमियों को सुनाता है और साथ ही उन्हें गालियां भी दी, क्योंकि इस न्यूज की वजह से लोगों ने उस कपल को पब्लिक का हीरो बना दिया, क्योंकि वो दोनों सिर्फ इटालियन क्रिमिनल्स को ही लूट रहे थे। बाद में रॉजर्स ने मारिया से कहा कि न्यूज में आने की वजह से वो इटालियन माफियाओं के हाथों मारे जा सकते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। इसलिए रॉजर ने अपनी जान के एश्योरेंस के लिए क्लब में फ़ोन करके एक गैंगस्टर को धमकी दी कि उसके पास वो लिस्ट है, इसलिए अगर कोई भी कभी उनके पीछे उन्हें मारने या चोट पहुंचाने आया तो मैं यह लिस्ट FBI को दे दूंगा। और इसके बाद मारिया भी लिस्ट से पीटर के घर का नंबर निकाल उसे कॉल करती है। तब फ़ोन उसकी वाइफ ने रिसीव किया। तब मारिया ने धमकी देते हुए कहा कि अपने सभी लोगों को कह दो कि हमें ढूंढना बंद कर दें, वरना हम इस लिस्ट को पुलिस को दे देंगे। अब उसकी वाइफ ने यह बात पीटर को बता दी और तब उसने तुरंत निकोल को अपने घर बुलाया और उसे डांटते हुए कहा कि उनके हाथ ये लिस्ट कैसे लगी। फिर निकोल ने उसे बताया कि यह लिस्ट इसलिए बनाई गई थी कि अगर गैंग का कोई भी आदमी कभी अरेस्ट हो जाए या किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो लिस्ट में मौजूद अपने ऊपर के नाम को कॉल करके बिल भरने के लिए बुला सके, ताकि पुलिस को कभी भी सारे गैंग मेंबर्स का एक सही फिगर ना मिल पाए। और इस लिस्ट को JED के पास इसलिए रखी गई थी क्योंकि FBI कभी बूढ़े लोगों पर ज़्यादा शक नहीं करती। फिर पीटर ने कहा कि इन रॉबरीज और न्यूज़पेपर आर्टिकल से हमारा पहले ही बहुत मजाक बन चुका है, इसलिए हमें अब जल्दी ही कोई एक्शन लेना होगा। और तब वो निकोल को आज रात पूरी गैंग की एक मीटिंग बुलाने को कहता है। अब रात के दौरान पीटर इटालियन फैमिली के अपने सभी गैंग मेंबर से मिला और उनसे रॉजर और मारिया को किसी भी हालत में ख़त्म करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसकी लिस्ट वाली धमकी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ ही उसने देखा कि JED नाम का वो बूढ़ा गैंग मेंबर मीटिंग में नहीं आया। फिर अगले दिन एक FBI एजेंट पीटर के शॉप पर आकर उसे बताता है कि JED को अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो FBI का गवाह बन चुका है और अब जॉन गुटो के बाद FBI भी अब उसे जेल भेजने वाली है। पर पीटर उसकी धमकियों से नहीं डरा, क्योंकि उसे पता था कि अगर FBI के पास सच में वो लिस्ट होती तो वो उसे ये बात नहीं बताते बल्कि अरेस्ट करने आए होते। वहीं दूसरी तरफ मारिया जेरी को कॉल करती है, जो उस न्यूज़पेपर का राइटर था, और उसे बताती है कि तुमने सिर्फ एक चोरी के बारे में लिखा था, लेकिन हमने कई बार इटालियन क्लब्स को लूट चुके हैं। इसलिए जेरी मारिया से एक मीटिंग रखता है ताकि वो उसकी कंप्लीट स्टोरी सुन सके, लेकिन मारिया मना करने लगी। इसलिए जेरी उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसका नाम कभी नहीं लेगा, उसे बस पूरी स्टोरी जानना है। इसलिए मारिया मान गई और तब वह उससे मिलने एक रेस्टोरेंट में गई। तभी वहाँ पर रॉजर भी आ गया, लेकिन उसके काफ़ी मना करने के बाद भी मारिया रॉजर को अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए मना लेती है। इसके बाद वे दोनों अपनी पूरी कहानी जेरी को बता देते हैं। इसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के साथ एक दूसरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करता है, जिसे पढ़कर उन सभी इटालियन माफियाओं की और ज़्यादा बेइज्जती होने लगी। इसलिए अब मारिया और रोजर के ऊपर ज़्यादा खतरा मंडराने लगा। इधर मारिया और रोजर का बॉस भी समझ चुका था कि इन सभी चोरी के पीछे इन लोगों का ही हाथ है, इसलिए उसने दोनों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ शाम होते ही रोजर अपने भाई के पास पहुंच जाता है और लूटे हुए सारे पैसे अपने भाई को दे देता है और उसे बताता है कि वह मारिया से शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ गई और उसने रोजर को उसके पैसे वापस देकर बेइज्जत करके उसे शॉप से बाहर निकाल दिया। इसलिए रोजर मारिया के पास जाकर उसे बोलता है कि अब वह यह शहर छोड़कर कहीं और रहना चाहता है, क्योंकि अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए वह दूसरे शहर में जाकर एक फ्लावर की नई दुकान खोलेंगे। और उसने बातों ही बातों में मारिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मारिया भी मान गई। तब उन्होंने क्रिसमस के दिन ही शादी करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि FBI वाले फ़ोन टैपिंग करके उस लिस्ट के बारे में पता कर लेते हैं और ऐसे ही एक दिन जब वह दोनों अपने घर से बाहर थे, तभी FBI वाले उनके घर में घुसकर उस लिस्ट का एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, जिससे उन्हें सभी गैंग मेंबर्स का नाम पता चल जाता है। और उन्होंने उस लिस्ट और JED की गवाही से पीटर को उसके घर से ही अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जेरी को फ्रैंक नामक एजेंट से पता चला कि मारिया और रोजर को FBI वाले उस लिस्ट के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में मारिया और रोजर दोनों बस चोर थे और उन दोनों ने FBI की कोई हेल्प नहीं करी थी। यह सुनकर जेरी इस बात के लिए फ्रैंक पर काफ़ी गुस्सा करने लगा, क्योंकि उस लिस्ट के बिना FBI वाले कभी भी पीटर तक सपने में भी नहीं पहुंच सकते थे।
दूसरी तरफ निकोल अपनी क्लब के पास एक ट्रैफिक जाम में मारिया और रॉजर को एक ग्रे कलर की कार में दिखता है और उस कार की डिटेल्स उस न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल से सेम टू सेम मैच कर रही थी, इसलिए वह उन्हें फॉलो करने लगता है। लेकिन वह यह देखकर काफ़ी शॉक था क्योंकि दोनों उसके क्लब से सिर्फ कुछ ही मीटर के दायरे में रहते थे और इसलिए उसने बिना देरी किए क्लब तुरंत जाकर अपने आदमियों को उन दोनों के बारे में बता दिया। और अब जेरी को भी पता होता है कि इटालियन गैंग के लोग मारिया और रोजर को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो मारिया और रोजर को मेक्सिको की 2 टिकट देता है और उन्हें देश छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन उन दोनों ने उसका किसी भी तरह का एहसान लेने से मना कर दिया। फिर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले गए। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर किसी शहर में जाते हैं जहाँ पर वो साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगे और क्रिसमस की डेकोरेशन देखने लगे। लेकिन उन्हें थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि इस समय उन्हें कोई फॉलो कर रहा था और जैसे ही उन्होंने अपना कार ट्रैफिक में रोका तभी उन पर किसी ने फायरिंग शुरू कर दी और वे दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पर मारे गए और उनकी कार में बहुत सारे बुलेट होल्स दिखाए जाते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हमें उन कैरेक्टर्स के रियल नाम के साथ उनके रियल पिक्चर्स भी दिखाई गई और हमें बताया गया कि यह घटना साल 1992 के क्रिसमस के दिन की ही थी और उसी दिन उन दोनों का मर्डर कर दिया गया और उनकी लिस्ट के कारण ही करीब 20 इटालियन माफियाओं को जेल जाना पड़ा और उन्हें सजा हुई और अमेरिका से इटालियन गैंग का खात्मा हो गया। लेकिन इस बात का क्रेडिट FBI ने उन दोनों को कभी नहीं दिया। और दोस्तों, इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।